हेलो दोस्तों, और स्टडी विथ वशिष्ठा चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग नेशनलिज्म यूरोप का पिछले क्लास में पार्ट थर्ड हम लोग देखे थे, जिसमें हम लोग ये देखे थे कि फ्रांस में किस प्रकार एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होता है और फ्रांस में संवैधानिक लोकतंत्र कायम होता है। नेपोलियन बोनापार्ट की सफलताएं जो फ्रांस के सीमावर्ती राज्यों को अपने राज्य में मिलाने की थी, इसका सपना किस प्रकार खंडित होता है। हालांकि शुरुआती में ईश्वर को सफलताएं मिलती है, लेकिन प्रयोग वाले देश मिलकर क्या करते हैं कि इस पर हमला बोलते हैं और वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन बुरी तरह पराजित होता है। इस युद्ध पर विराम वियना की संधि के तहत लगता है और फ्रांस पे कई शर्तें रखी जाती हैं और नेपोलियन को जेल भेज दिया जाता है और फ्रांस में पुनः सत्ता का परिवर्तन होता है और फिर से बुबोन राजवंश की स्थापना हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्रांस जिस दौर से चला था 1789 में, पुनः उसी दौर में क्या होता है, आ जाता है। लेकिन अब तक वहां की जनता जाग चुकी थी। वहां उदारवादी लोग राष्ट्रवाद की भावना के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे। लोग क्रांतिकारी लोग जो है आपस में जुड़कर उन लोग नए तरीके से राष्ट्र का निर्माण करना चाह रहे थे। लेकिन फ्रांस की सत्ता में फिर से एक बार परिवर्तन होने के बाद और बुबोन राजवंश की स्थापना हो जाने के बाद वहां जब राजतंत्र कायम होता है तो राजा लोग इन उदारवादियों की शक्तियों का दमन करने के लिए सैनिकों को भेजकर इन्हें प्रताड़ित करते हैं, इन्हें जेल में डालना शुरू करते हैं। तब ये लोग क्या करते हैं कि अपना सीक्रेट सोसाइटी बनाकर, यानी कि गुप्त तरीके से ये लोग काम करने लगते हैं, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने लगते हैं। और जब इनकी शक्तियां अधिक हो जाती हैं 1830 आते आते, तो ये लोग फिर से एक बार आंदोलन शुरू कर देते हैं और बुबोन राजवंश की सत्ता फिर से एक बार समाप्त हो जाती है और फ्रांस की सत्ता में पुनः परिवर्तन होता है और संवैधानिक राजतंत्र कायम होता है और लुई फिलिप वहां के राजा बनते हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे कि फ्रांस में कुछ तो एक बार फिर परिवर्तन हुआ, लेकिन अभी भी फ्रांस में लोकतंत्र पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि लोग अपना प्रयत्न जारी रखेंगे। ऐसा नहीं है कि संवैधानिक राजतंत्र के बाद उदारवादी लोग चुप बैठेंगे। उन लोगों का आंदोलन और भी जारी रहेगा, क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना लोगों में धीरे धीरे काफी विकसित हो रही है और अंततः एक ऐसा समय आएगा कि फ्रांस पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक देश बन जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि जो है कि फ्रांस में आगे की कहानियों को देखेंगे कि राष्ट्रीय भावना का जो विकास है उदारवादी लोग कर रहे थे, तो क्या ये सब क्रांति के द्वारा या सड़कों पर आकर राजा के खिलाफ आंदोलन करके ही ये संभव है, या कोई अन्य तरीके भी हो सकते हैं। क्योंकि समाज के हर वर्ग के लोग जो है वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन नहीं कर सकते, चाहे वह अहिंसात्मक ही हो। और जब कोई आंदोलन होता है तो उसका रूप दोनों तरीके से देखा जाता है, हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों। लेकिन समाज के कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो कि आंदोलन में भाग नहीं ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं होती है। वो भी राष्ट्रीयता की भावना को लोगों में विकास करने के लिए अन्य माध्यमों के जरिए वो काम करते हैं। जैसे वो लोग कुछ सांस्कृतिक आंदोलनों के जरिए राष्ट्रवाद की भावना को प्रदर्शित करेंगे और कई लोगों को जो है कि आपस में जोड़ेंगे, ताकि लोगों में उत्सुकता इतनी जाग जाए कि वो राष्ट्र के लिए अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दें। तो ये सारी भावनाओं को विकसित करने में सांस्कृतिक आंदोलनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो देखिए यहाँ हम लोग यही लिखे हैं, राष्ट्रीय भावना और रोमांचक परिकल्पनाएं। इसमें क्या है कि राष्ट्रवाद की भावना सिर्फ युद्धों से ही नहीं संभव होती है। यानी कि युद्ध और आंदोलन के जरिए ही हम राष्ट्रवाद को नहीं बढ़ा सकते, बल्कि इसमें सांस्कृतिक आंदोलनों का भी क्या होता है, एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज हम लोग सांस्कृतिक आंदोलनों के बारे में देखेंगे कि सांस्कृतिक आंदोलनों में क्या होते हैं। सांस्कृतिक सांस्कृतिक आंदोलन सांस्कृतिक आंदोलन में किन किन चीजों का योगदान होता है, हम लोग आज के क्लास में इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें देखिए भाषा का, इसमें किस किस चीज का योगदान होगा, तो इसमें भाषा का होगा योगदान, इसमें लोक कथा का होगा, कविताओं का योगदान होगा, कविताओं का योगदान होगा, गीत या गाना या कुछ नाटक का भी योगदान हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली रूप से जो है हम आंदोलन न करके कई लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को सांस्कृतिक आंदोलनों के द्वारा भी हम बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए अपने यहाँ भारत में जब आंदोलन शुरू हुआ था आजाद कराने के लिए, तो उस समय कई कई कवियों ने
अपनी कविताओं के माध्यम से उन युवाओं को जो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए लगे हुए थे, अपनी कविताओं के माध्यम से ऐसे शब्दों का चयन किया जिससे उनके हृदय में एक नया उत्साह बह जाता है, वो राष्ट्र के प्रति अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इन तरीकों से भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया जाता है। जैसे आज के दिन भी अगर हम लोग कोई भी राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत अगर हम लोग सुनते हैं, जैसे ए मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अगर हम इस तरह के सॉन्ग्स, इस तरह के गीत अगर हम लोग सुनते हैं, तो आज भी हमारे हृदय में राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्र पे इतनी जागृत हो जाती है और एक जुनून सा हो जाता है कि हम राष्ट्र के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो कुछ गीतों का, कुछ गानों का, कुछ कविताओं का भी योगदान होता है। जैसे हमारे यहाँ भी जब आज़ादी से के समय लोग लड़ रहे थे, तो कई कवियों ने भी कई कविताएं लिखी। जैसे हिमाद्रि तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो इस तरह की जो कविताएं हैं लोगों में एक नई जुनून पैदा कर देती हैं। उस और भी कई चीज़ों का योगदान होता है, जैसे नाटक का योगदान हुआ, यानी कि कई चलचित्रों के माध्यम से, कोई नाटक के माध्यम से वहाँ की समाज की स्थिति को दिखाकर, शासन व्यवस्था को दिखाकर हम लोग लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित कर सकते हैं। इसमें भाषाओं का भी योगदान होता है। जैसे हम मान लिया जाए कि जो भाषा जानते हैं और हम अपनी भावनाओं को अगर हम लोग लोगों के समक्ष रख रहे हैं, तो जो है कि वो हमारी भाषा को नहीं समझ पाएँगे। तो ये भी मायने रखता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर लोगों को अपने आप से कनेक्ट करना है, राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करना है, तो आम जनता जिस भाषा को जानती है और समझती है, हमको उसी भाषा का सहारा लेना होगा। तो ये सब राष्ट्रवाद का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। या देखिए, इससे क्या होता है कि एक कनेक्टिविटी भी बनती है। हम लोग जो है कि क्या होते हैं, आपस में जो है कि कनेक्ट होते हैं भाषा के माध्यम से, जो है एक संस्कृति के माध्यम से। इस माध्यम से हम लोगों में, दो अनजान लोगों में भी आपस में प्रेम की भावनाएं पनप जाती हैं, उनमें अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। जैसे मान लिया जाए कि अगर आप अमेरिका चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, या किसी अन्य जगह आप चले जाते हैं विदेशों में, जहाँ की भारतीय भाषाएं लोग उतने नहीं जानते हैं वहाँ के नागरिक। और मान लिया जाए कि आप इंग्लैंड चले गए और वहाँ कोई आपका इंडिया का आदमी मिल गया, आप बिहार या झारखंड या यूपी के रहने वाले हैं, और अगर आपको वहाँ जो है कि भारत के किसी अन्य राज्य का व्यक्ति अगर मिल जाता है, तो उसे देखकर आपके हृदय में कितनी प्रसन्नता होती है, क्योंकि वो आपकी भाषा को जानता है, वो भी हिंदी भाषा को जानता है। तो इस स्थिति में जो है, दो अनजान लोगों के बीच में भी एक ऐसी बॉन्डिंग बनती है, जिसके कारण जो है कि लोग आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद जो है कि उनमें काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, कि जैसे ये अब हमारे ही घर का है। तो इन सारी चीज़ों का भी राष्ट्रवाद के निर्माण में क्या होता है कि अहम भूमिका होती है। चलिए इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब एक साल आया 1848 का। तो अब हम लोग 1848 का देखेंगे कि इस समय फ्रांस की क्या स्थिति होती है। तो अगर हम लोग 1848 की बात करें, तो पूरे विश्व में का स्थिति ऐसा था, वहाँ भूखमरी, कठिनाई और लोगों का विरोध। यहाँ फ्रांस में क्या होता है, भूखमरी, कठिनाई और लोगों का विरोध, ये आपका अगला टॉपिक है। अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रांस में सन 1848 में कुछ प्राकृतिक घटनाओं के कारण क्या होता है, अभी जो है कि 1848 में क्या है फ्रांस में, तो 1848 में अभी संवैधानिक राजतंत्र है। संवैधानिक संवैधानिक राजतंत्र है फ्रांस में। यहाँ के राजा कौन है, राजा लुई फिलिप हैं। अभी यहाँ के राजा लुई फिलिप हैं। 1848 ईस्वी में क्या होता है कि भूखमरी आ जाती है, यानी कि कुछ समस्याएं आती है 1848 में। 1848 में क्या होता है कि कुछ समस्याएं आती हैं,
ये समस्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो भूखमरी होती है, कठिनाई होती है, बेरोजगारी होती है, यानी कि कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण फ्रांस में ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। यानी कि जो है कि हो सकता है कुछ प्राकृतिक प्रकोप ऐसा पड़ा हो जिस कारण जो है कि अनाज का उत्पादन नहीं हो पाया हो, और जब अनाज का उत्पादन नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या? लोगों में क्या होगा? भुखमरी की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। और जब भुखमरी की समस्या होगी तो कोई भी राज्य का राजा जो है उसका ये उत्तरदायित्व है कि चाहे वह प्राकृतिक आपदाओं के कारण ही संकट क्यों न आया हो, इस बुरी परिस्थिति में वो अपनी प्रजा की सुविधाओं का ध्यान रखे, उसकी जो बेसिक नीड्स है उसको वो पूरा कर पाए। और एक अच्छी सरकार वही होती है, एक अच्छा राज्य का शासक वही होता है जो कि हर कठिन परिस्थितियों में भी नागरिकों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को क्या कर पाए, पूरा कर पाए। जैसे कि हाल फिलहाल में ही एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग पूरे विश्व की बात करते हैं तो पूरे विश्व में कोविड के कारण जो है कि क्या हुआ कि पूरी दुनिया में हर लोगों का काम जो है कि बंद हो गया। लोग ऑफिस जाना जो है कि ऑफिस से बंद हो गए, लोगों को घरों से कहीं कोई कोई ऑफिस के लिए काम करने पड़ा, तो कोई कोई काम पूरी तरह बंद हो गया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये सारे बंद हो गए। तो इस स्थिति में जो लोग दिल्ली, बम्बई, पंजाब कहीं जो है कि फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे उन लोगों को घर आने पड़ा। और जो प्राइवेट काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उनका काम वो जब काम करेंगे तभी उनको पैसा मिलेगा। तो लोगों के पास पैसों की समस्या हो गई, और जब पैसों की समस्या हो गई तो उनका खाने पीने में भी दिक्कत होने लगी। लेकिन उस समय भारत सरकार सक्षम थी कि लोगों को कम से कम खाने पीने के लिए अनाज वगैरह जो है कि क्या की, उपलब्ध करा दी। तो एक अच्छी सरकार यही होती है कि कठिन परिस्थितियों में जनता का जो रिक्वायरमेंट है, हर रिक्वायरमेंट नहीं लेकिन कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स जिसपे की जिंदगी टिकी हुई है उसका पूरा करना उसका उत्तरदायित्व है। तो ये प्राकृतिक आपदाओं के कारण यहाँ फ्रांस में 1848 में कुछ ऐसी ही स्थिति बनी थी पूरे यूरोप में कि वहाँ जो है कि अकाल पड़ा, अनाज का उत्पादन नहीं होने लगा, तो जो है कि भुखमरी की समस्याएं क्या हुई, लोगों में हो गई। और इस समय तो वहाँ के राजा जो लुई फिलिप थे इस समस्याओं से लोगों को छुटकारा नहीं दिला पाए, जनता काफी परेशान हो गई। और जनता में तो कठिनाई होगी ही, जब लोग भूखे रहेंगे, उनका जो है कि किसी का भी अगर जो है कि पेट अगर जलता है तो क्या होता है, सड़कों पर जो है कि उतर आता है। भूख कितने दिन बर्दाश्त कर सकता है? क्योंकि जिस राज्य में हम लोग रहते हैं तो हम लोग भी तो अपने सरकार से कुछ उम्मीद रखते हैं कि कठिन परिस्थितियों में हमारा क्या करेगा, साथ देगा। तो फ्रांस की जनता भी लुई फिलिप से कुछ उम्मीद लगा कर रखी थी कि हमारा राजा इस परिस्थिति में तो कुछ न कुछ मदद करेगा, कुछ न कुछ तो हम लोगों के लिए सहायता प्रदान करेगा। लेकिन जो है कि लुई फिलिप जनता की सहायता करने में असमर्थ थे। और चूंकि बेरोजगारी भी हो गई, यानी कि लोगों का काम धंधा बंद हो गया, और जब काम धंधा बंद हो गया तो लोगों का इनकम बाधित हो गया, यानी कि जो है कि पैसे नहीं आने लगे। तो जो है कि और भी बहुत जितनी ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं हो सकती थी वो जो है कि समस्याएं फ्रांस में देखने के लिए मिलती है। और लुई फिलिप जो होते हैं लोगों के बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, और पूरा नहीं कर पाने के कारण और लोगों में जो है कि इस चीज़ का विद्रोह हो जाता है। गुस्सा होता है लोगों में कि हमारा राजा इन कठिन परिस्थितियों में भी हम लोगों को कोई सहयोग नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि फ्रांस की जनता जो है ये सड़कों पर आ जाती है। तो क्या होता है, फ्रांस की जनता सड़कों पर आकर विद्रोह करने लगती है। विद्रोह करने लगती है। फ्रांस की जनता सड़क पर आ जाती है और राजा का विद्रोह करने लगती है, क्योंकि राजा इस चीज़ में सक्षम नहीं थे कि लोगों के रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएँ। और लुई फिलिप जो है कि इस आंदोलन को, जब भारी संख्या में लोग सड़क पर आते हैं तो इस भीड़ को देखकर इस आंदोलन को लुई फिलिप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और लुई फिलिप जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो भाग जाते हैं। लुई फिलिप जो कि फ्रांस के उस समय राजा थे, भाग जाते हैं। अब देखिए इसका परिणाम क्या होता है। परिणाम की बात करें तो फ्रांस में क्या होता है, फ्रांस की नेशनल असेंबली
लोकतंत्र की घोषणा कर देती है। देखिए, जब लुई फिलिप जो है ये राज्य को छोड़कर भाग जाते हैं, लोगों के आंदोलन को दबा नहीं पाते हैं, तो क्या होता है कि फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है, फ्रांस में पूर्ण रूप से लोकतंत्र की घोषणा कर देती है। और अब लोगों को वोट देने का क्या होता है, अधिकार मिल जाता है। लोगों को वोट देने का अधिकार मिलता है, लोगों को काम मिलता है। लोगों को काम मिलता है, तो ये सारा परिणाम आता है जो नेचुरल प्राकृतिक तरीके से जो स्थितियां आई थी, तो उसके कारण जो है कि क्या हुआ, ये सारी चीजें जो है कि देखने के लिए मिली कि जब जनता जब विद्रोह कर देती है, तो लुई फिलिप इस विद्रोह को दमन नहीं कर पाते हैं। और दमन नहीं करने के कारण क्या होता है कि वो सत्ता छोड़कर भाग जाते हैं। और वहाँ की नेशनल असेंबली जो है फ्रांस में पूर्ण रूप से लोकतंत्र की घोषणा कर देती है। और जब लोकतंत्र की घोषणा हो जाती है, तो लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता का, जनता के लिए, और जनता का शासन होता है। तो अब लोगों को क्या होता है कि वोट देने का अधिकार मिल जाता है, लोगों को काम करने का अधिकार मिल जाता है। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि फ्रांस में क्या हुआ कि पूर्ण रूप से जो है कि लोकतंत्र में फ्रांस क्या होता है, परिणत हो जाता है। इतनी लंबी उथल पुथल के बाद, इतना लंबा संघर्ष के बाद जो है कि फ्रांस में आखिर लोकतंत्र आ ही जाता है, जनता का सपना पूरा हो जाता है, और जनता की द्वारा किए गए संघर्ष एक दिन जो है कि क्या हो गए, सफल हो गए। जो कि 1789 में उन लोगों ने ये काम शुरू किया था फ्रांस की सत्ता में परिवर्तन करने के लिए। तो वो जो है कि आखिर 1848 आते आते ये क्या होता है, ये समाप्त हो जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बंद किए उसको। चलिए अब आगे का देखते हैं। अभी तक तो हम लोग देख लिए कि फ्रांस में इतने लंबे उथल पुथल के बाद आखिर जो है कि वहाँ लोकतंत्र, फ्रांस एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन जाता है। और कहीं भी जब ये घटनाएं घटती हैं तो उसका प्रभाव जो है उसके पड़ोसी राज्यों पर देखने के लिए मिलता है। तो फ्रांस में उदारवादियों द्वारा इतने संघर्ष के बाद उनकी सफलताओं का असर जो है कि फ्रांस के अन्य राज्यों पर भी देखने के लिए मिलता है। और फ्रांस के अन्य राज्य भी अब क्या करेंगे कि अपने अपने राज्य को स्वतंत्र कराने की मांग करने लगेंगे। वहाँ भी संविधान निर्माण के मांग की प्रक्रियाएं क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। फ्रांस की कहानी अब खत्म हो चुकी है। अब हम लोग यूरोप के अन्य देशों के बारे में देखते हैं जहाँ की फ्रांस में जो लोकतंत्र स्थापित हुआ, इसका प्रभाव उन लोगों पर क्या पड़ा, और किस प्रकार उन लोगों ने जो है अपने राज्य में संवैधानिक संविधान बनाने की मांग वो लोग करने लगते हैं। और वो लोग भी अपने राज्य में लोकतंत्रात्मक सरकार बनाने की मांग करते हैं। और वो लोग भी का संघर्ष भी धीरे धीरे क्या होता है, सफल होता है। और वहाँ भी कुछ न कुछ परिवर्तन वहाँ की शासन व्यवस्था में देखने के लिए मिलता है। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्रांति का युग 1830 से 1848। क्रांति का युग 1830 से 1848। ये देखिए, ये हम लोग इसमें क्या देखेंगे, तो हम लोग यूरोप में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है कि क्रांति 1830 से जो शुरू हुई थी, तो सिर्फ फ्रांस में ही नहीं चल रही थी, यूरोप के अन्य देशों में भी चल रही थी। और फ्रांस में आप देखें कि किस प्रकार जो सत्ता परिवर्तन होकर फ्रांस एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनता है। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसका प्रभाव जो अन्य यूरोपीय देशों पर पड़ता है, तो वहाँ जो है कि वो लोग जो है कि कैसे अपने राष्ट्र में आंदोलन कर वहाँ की सत्ता को क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो देखिए, ये क्रांति जो थी ये किनके द्वारा चल रही थी यूरोप में, तो उदारवादियों की क्रांति थी। उदारवादियों उदारवादियों की क्रांति थी।
यानी कि उदारवादी लोग जो थे वही क्या कर रहे थे, वो क्रांति कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि वही लोग पढ़े लिखे लोग थे और वही लोग जो है कि सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे थे। तो ये उदारवादी लोग जो थे ये पढ़े लिखे लोग थे, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की समझ क्या होती है, ज़्यादा विकसित होती है। ये क्या थे, पढ़े लिखे लोग थे और ये पढ़े लिखे लोग समाज के अन्य वर्ग के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को क्या कर रहे थे, ये जो है कि फैला रहे थे। ये पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे थे, इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि नेतृत्व कर रहे थे, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित कर रहे थे और सत्ता परिवर्तन करने के लिए सब एकजुट हो रहे थे और संविधान निर्माण की मांग शुरू कर रहे थे। तो फ्रांस में तो ये सारा काम हो चुका, फ्रांस लोकतंत्र बन गया, तो इसका प्रभाव और भी अन्य पड़ोसी राज्यों में देखने के लिए मिलता है, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, जर्मनी जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हुआ, इटली हो गया, पोलैंड हो गया और ऑस्ट्रिया हंगरी जो साम्राज्य था वहां, और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य में रहते थे, यानी कि अलग अलग जगह थे, यानी कि जो है कि अलग अलग देश में, अलग अलग राज्य में अलग अलग लोग जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे। वहाँ के पढ़े लिखे लोग, उदारवादी लोग, वो सत्ता में परिवर्तन करना चाह रहे थे, वो लोग लोकतंत्र का डिमांड कर रहे थे और संविधान मांग की प्रक्रिया क्या हो रही थी, वो जो है कि इस चीज का मांग इन लोगों के द्वारा किया जा रहा था। राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकीकरण और संविधान निर्माण की मांग शुरू, यानी कि अन्य राज्यों में भी लोग जो है राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब होता है कि किसी भी राज्य का बात करें, अगर जर्मनी का, पोलैंड का या अन्य राज्यों का, इटली का, तो ये सारे राज्य आज जिस तरह आप देखते हैं कि इतने बड़े हैं, तो इतने बड़े नहीं थे, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। और छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने का मतलब है कि छोटे छोटे हिस्से पर उस देश में कई राजा अलग अलग राज्य करते थे। तो जब संविधान निर्माण की मांग होगी, देश को जो है कि लोकतंत्र अगर बनाना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम राष्ट्रीय एकीकरण करें। राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब है कि हमारा राज्य, हमारा देश जो कि एक बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है और यह कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, तो इस सब को हम क्या करें, आपस में जोड़कर एक राष्ट्र का निर्माण करें और वहाँ की शासन व्यवस्था में क्या करें, परिवर्तन करें। तो इटली भी आगे आप देखिएगा कि 7 राज्यों में बटा हुआ था और जर्मनी के बारे में बता ही चुके थे कि 39 राज्यों का यह परिसंघ था। तो सबसे पहला मांग उदारवादियों के द्वारा यही किया जा रहा था कि इन राष्ट्रों का जो है कि क्या किया जाए। जर्मनी में भी पढ़े लिखे उदारवादी लोग नेतृत्व कर रहे थे, इटली में भी कर रहे थे और आपका ऑस्ट्रिया हंगरी में भी कर रहे थे, पोलैंड में भी कर रहे थे। तो पहली मांग इन लोगों का यही था कि हमारा राष्ट्र जो छोटे छोटे हिस्सों में टूटा हुआ है, तो इसको एकीकृत किया जाए और संविधान का निर्माण कर एक नए तरीके से राष्ट्र निर्माण किया जाए और एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की जाए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे इन लोगों का क्या डिमांड था। एक संसदीय प्रणाली का भी मांग इन लोगों ने शुरू कर दिया। संसदीय प्रणाली, जहाँ की नियम और कानून जो है कि बन पाए जनता के हित के लिए। तो ये सारी मांग जो है कि लोगों के द्वारा यूरोप के अन्य शहरों में क्या होती हैं, ये जो है कि शुरू हो जाती हैं। और हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा कि फ्रांस में जो चिंगारी जगी थी, इसका प्रभाव यूरोप के अन्य देशों में किस प्रकार पड़ा और वहाँ की सत्ता का परिवर्तन किस प्रकार हुआ, क्योंकि ये आंदोलन अब यूरोप के हर एक हिस्से में ये जाग चुका था। तो अब हम आगे देखेंगे एक एक करके, जैसे फ्रांस के बारे में हम लोग देखें, अब आगे हम लोग जर्मनी के बारे में देखेंगे, फिर इटली के बारे में देखेंगे कि वहाँ किस प्रकार सत्ता का परिवर्तन होता है और वहाँ जो है कि संविधान निर्माण किस प्रकार होता है, कैसे लोग आंदोलन करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम लोग जर्मनी के बारे में देखते हैं। जर्मनी का फ्रैंकफर्ट शहर था, फ्रैंकफर्ट शहर। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कुछ मध्यम वर्ग के लोग,
क्योंकि आंदोलन ज़्यादातर जो भी करते हैं ये मध्यम वर्ग के लोग ही करते हैं, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे होते हैं, ये नेतृत्व करना जानते हैं। तो यहाँ मध्यम वर्ग के लोग ये सारी चीज़ का मांग जर्मनी में भी शुरू कर दिए। तो पहले हम लोग देखेंगे कि मध्यम वर्ग में कौन-कौन थे। तो व्यापारी, यहाँ देखिए मध्यम वर्ग में कौन-कौन आते थे। तो इसमें आते थे व्यापारी लोग हो गए, वकील हो गए, शिक्षक हो गए। ये सारे लोग जो थे ये क्या थे, मध्यम वर्ग में आते थे। और ये लोग किस चीज का डिमांड करने लगे, तो सकल जर्मन असेंबली बनाने का मांग करने लगे। क्योंकि जो है कि जर्मनी 39 राज्यों में टूटा हुआ था, तो सकल जर्मन असेंबली बनाते हैं। यानी कि ये लोग जो है मध्यम वर्ग वाले ये क्या बनाते हैं, तो सकल जर्मन असेंबली, सकल जर्मन असेंबली बनाते हैं। क्योंकि अब इन लोगों को भी सत्ता का परिवर्तन करना था अपने राष्ट्र में। जिस प्रकार फ्रांस में आंदोलन के जरिए आखिरकार वहां लोकतंत्र स्थापित हो गया, तो यहाँ के मध्यम वर्ग के लोग भी, उदारवादी लोग जो है अपने राज्य में जो है कि राजतंत्र को समाप्त कर एक नए तरीके से जो है कि शासन व्यवस्था को कायम करना चाह रहे थे। तो देखिए 18 मई 1848 को जर्मनी में क्या होता है, 18 मई 1848 यहाँ पर जर्मनी में क्या होता है, इस चीज के बारे में देखते हैं। तो 18 मई 1848 को क्या होता है कि 831 चुने हुए प्रतिनिधि का क्या मतलब होता है कि जो जनता के द्वारा चुनी गई हो, यानी कि जनता उसको पसंद करती हो, और जो है कि वो लोग जो है कि चुनकर यानी कि वोटिंग के जरिए जो है कि क्या करते हैं कि जर्मन राष्ट्र का संविधान तैयार करते हैं। यानी कि 831 चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा, चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ये लोग चुना कर गए थे। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो है कि संविधान एक तैयार करते हैं प्रतिनिधियों द्वारा, जर्मन राष्ट्र का संविधान तैयार करते हैं। जर्मन राष्ट्र का संविधान तैयार करते हैं। क्योंकि जब ये लोग उदारवादी लोग सत्ता का परिवर्तन करवाएंगे, राजतंत्र को हटाएंगे आंदोलन के बाद, तो एक नए तरीके से तो सरकार चलानी ही होगी ना। और नए तरीके से सरकार चलाने के लिए क्या जरूरी होगा कि वो जो है कि एक संविधान तैयार किया जाए, यानी संविधान कुछ नियमों का संग्रह, कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं जिससे देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाए, जिसमें नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाएं और इसमें सारी व्यवस्थाएं प्रजा के हित में हों। तो इस प्रकार का संविधान की रूपरेखा और संविधान ये लोग तैयार करने लगे। और संविधान तैयार कौन करेगा, नियम कानून कौन बनाएगा, जनता की समस्याओं को कौन समझ सकता है, तो ये काम पढ़े लिखे लोग ही कर सकते थे, यानी कि उदारवादी लोग ही कर सकते थे। तो वो पढ़े लिखे उदारवादी लोग 831 जो चुनकर गए थे, वो लोगों ने क्या किया कि जर्मन राष्ट्र के लिए यानी अपने देश के लिए एक संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी। और उन लोगों ने एक संविधान की रूपरेखा तैयार की कि हमारा देश जो है अब किस प्रकार से चलेगा, क्योंकि वो लोग जाग चुके थे और राजतंत्र को हटाकर और वो जर्मन में भी क्या करना चाहते थे, लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। तो अब देखिए क्या होता है, फ्रेडरिक विल्हेम राजा। अब देखिए उस समय जो था जर्मनी का राजा कौन था, जर्मनी का राजा कौन था, फ्रेडरिक विल्हेम था। अब देखिए 1848 में अगर बात करें तो जर्मनी का राजा कौन था, तो फ्रेडरिक विल्हेम था। उसी के खिलाफ ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग आंदोलन कर रहे थे कि राजतंत्र को समाप्त कर दिया जाए। और इसके लिए इन लोगों ने क्या किया कि पहले ही कंप्लीट एक संविधान जो है कि ये बना लिया जर्मन राष्ट्र का कि हमारा संविधान कैसे जो है कि चलेगा। और फ्रेडरिक विल्हेम जो थे वो क्या बने, जर्मनी के राजा थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको एक ऑफर दिया गया, यानी कि ये लोग उदारवादी लोग जो है इनको क्या देते हैं, एक ऑफर देते हैं विलियम को। इसको उदारवादी लोग क्या देते हैं कि इसको ऑफर देते हैं, एक ऑफर देते हैं कि हमारे देश में जो सत्ता चलेगा, शासन जो चलेगा वो संविधान के जरिए ही चलेगा। यानी कि आपको संविधान के अंतर्गत रह के काम करना है। यानी कि ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि आप राजा नहीं रहिएगा, राजा आप रहेंगे, लेकिन जो है कि आप संविधान के नियमों के अनुसार काम करेंगे, आप संविधान से ऊपर नहीं हो सकते हैं। तो जो है कि फ्रेडरिक विल्हेम को जब ये ऑफर दिया गया उदारवादियों के द्वारा, तो इन्होंने क्या किया, विल्हेम ने
विल्हेम ने उदारवादियों की यह मांग उदारवादियों की यह मांग ठुकरा दी। यानी कि विल्हेम जो थे, फ्रेडरिक विल्हेम, वो उदारवादी लोग जब इनसे मांग किए कि ठीक है आप राजा रहिए, लेकिन एक संविधान जो हम लोग रूपरेखा तैयार किए हैं इसके अकॉर्डिंग ही शासन व्यवस्था कायम होगा। तो विल्हेम जो थे इन उदारवादियों की इन मांगों को क्या कर दिए, ठुकरा दिए। तो जब ठुकरा दिए तो जाहिर सी बात है कि उदारवादी लोग तो चुप बैठेंगे नहीं, वो लोग क्या करेंगे, क्रांति करेंगे, उसके खिलाफ, राजा के खिलाफ क्या करेंगे, बगावत करेंगे। तो ये क्या किए कि ये जो है कि पड़ोसी राज्य के राजाओं के साथ मिलकर ये क्या करते हैं कि जनरल असेंबली को भंग कर देते हैं। यानी कि अब विल्हेम क्या करते हैं, अब फ्रेडरिक विल्हेम अन्य पड़ोसी राज्य के राजाओं के साथ मिलकर सकल जर्मन असेंबली को भंग कर देते हैं। यह क्या कहते हैं कि ये पड़ोसी राज्य के राजाओं से जो है कि साथ मांगते हैं, उनका समर्थन मांगते हैं, और ये जो है कि जो सकल जर्मन असेंबली जो उदारवादी लोग बनाए थे, इस असेंबली को अपनी शक्ति के द्वारा, यानी कि सैन्य शक्तियों के द्वारा इसको क्या करते हैं, इसको भंग कर देते हैं। यानी कि भंग जब कर देते हैं तो ये संघर्ष और भी एक बड़ा रूप ले लेता है, और ये संघर्ष जो है कि अब चलते रहता है। अब इसका परिणाम जो है कि क्या होता है, तो इसका परिणाम देखिए, परिणाम क्या होता है, अब दोनों के बीच में, राजा विल्हेम और उदारवादी के बीच में, उदारवादी वर्सेस फ्रेडरिक विल्हेम, फ्रेडरिक विल्हेम, इनके बीच में संघर्ष चलते रहता है। ये जो है क्या करते हैं, उदारवादी लोग आंदोलन करते हैं, उदारवादी लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, और जो है कि क्या होगा कि फ्रेडरिक विल्हेम जो है कि इस आंदोलन को क्या करेंगे, इसका दमन करेंगे। और ये प्रक्रियाएं जो है कि काफी समय तक चलती रहती है, और अंततः एक लंबे संघर्ष के बाद फ्रांस की रूपरेखा में परिवर्तन होता है, और वहां भी एक नए तरीके से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो अगर हम लोग देखें कि जर्मनी की ही बात करें तो जर्मनी की स्थिति भी हमको फ्रांस जैसे ही हम लोग को देखने के लिए मिल रही है कि जिस प्रकार फ्रांस में जो है कि सत्ता परिवर्तन के लिए कई बार उथल पुथल हुए, वही उथल पुथल जो है कि जर्मनी में भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि फ्रांस में भी एकाएक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई। फ्रांस में भी हम लोग देखें कि 1789 से लेकर 1848 तक की अगर बात करें तो इन परिस्थितियों में उदारवादियों ने कई तरीके से संघर्ष किया, उन्हें छोटी छोटी सफलताएं मिलती गईं, और बीच में ऐसे भी समय आए जिस समय की जो है कि पुनः राजतंत्र वहां हुआ, और आखिर इन लोगों का संघर्ष एक दिन जो है फ्रांस को लोकतांत्रिक राष्ट्र बना दिया। और फ्रांस में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई, जब इसका प्रभाव जो है अन्य पड़ोसी राज्यों जर्मनी, इटली, पोलैंड इस सब पर पड़ता है, तो जर्मनी में भी इस चीज की मांग शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां भी क्रांति का नेतृत्व जो है कि उदारवादी लोग, पढ़े लिखे लोग कर रहे थे। क्योंकि कहीं भी अगर क्रांति होती है तो नेतृत्व वही व्यक्ति कर सकता है जो समझदार हो, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, वही कर सकता है। तो जर्मनी में भी पढ़े लिखे उदारवादी लोग जो है इस क्रांति का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। और ये लोग क्या करते हैं कि जर्मनी में राजतंत्र को बदलने के लिए, और जो है कि सरकार की रूपरेखा को चेंज चेंज करने के लिए एक जर्मन असेंबली बनाते हैं। और असेंबली बनाने का तात्पर्य क्या होता है कि वहां पर कुछ नियम और कानून जो है कि बनेंगे, क्योंकि वो लोग संविधान बनाने की मांग तो वो लोग शुरू कर ही चुके थे। तो इसलिए ये लोग कुछ नियम और कानून बनाने के लिए, जिसके आधार पर क्या चलेगा, सरकार चलेगी, तो जनरल असेंबली बनाकर वहां संविधान की एक रूपरेखा को ये लोग क्या करेंगे, ये लोग तैयार करेंगे। और तैयार करने के बाद देखिए क्या होता है, 18 मई 1848 को क्या होता है कि 831 चुने हुए प्रतिनिधि जो कि जनता के द्वारा चुनकर गए थे, इलेक्शन लड़कर गए थे, वो लोग क्या करते हैं, जर्मन राष्ट्र का जो है कि संविधान बनाते हैं। ये लोग चुनकर कहाँ गए थे, तो जर्मन असेंबली में चुन के गए थे रिप्रेजेंटेटिव, और जर्मन राष्ट्र को चलाने के लिए एक नए तरीके से क्या करते हैं, संविधान का निर्माण करते हैं।
अब संविधान का निर्माण हो गया, तो अभी तो स्थिति फ्रांस की क्या है कि अभी तो फ्रांस में जो है ये राजतंत्र ही है, और जर्मनी का स्थिति क्या है कि जर्मनी में अभी राजा का ही शासन है, और इस समय जर्मनी का राजा कौन था, तो फ्रेडरिक विलियम था। और कोई भी राजा ये नहीं चाहेगा कि हमारा राजशाही समाप्त हो जाए और एक नए तरीके से संविधान के अंतर्गत मुझे रहकर काम करना पड़े, क्योंकि राजा को जब संविधान के अंतर्गत रहकर काम करना होगा तो राजा को जो विशेष सुविधाएं मिल रही हैं उससे क्या होगा, अंकुश लग जाएगा। तो इन लोगों ने जो है कि संविधान की रूपरेखा को तैयार किया, और तैयार करने के बाद उदारवादी लोगों ने क्या किया कि वहाँ के राजा, जर्मन के जो राजा थे फ्रेडरिक विलियम, तो उनको एक ऑफर देता है, उनको कहता है कि ठीक है आप राजा बने रहिए, लेकिन जो है कि जो संविधान हम लोग बनाए हैं तो हमारा राष्ट्र संविधान के अनुसार चलेगा, और आप भी संविधान के अंतर्गत रहकर ही जो है कि आप काम करेंगे। तो इस तरह का जो है कि ऑफर देते हैं। लेकिन अब ये राजा विलियम जो है ये क्या करते हैं, तो उदारवादी की इस मांग को क्या कर देते हैं, ये ठुकरा देते हैं। अब देखिए यहाँ तो अब संघर्ष की स्थिति बन गई। अगर जो है कि फ्रांस के राजा फ्रेडरिक विलियम जो हैं अगर इस मांग को स्वीकार कर लेते तो जनता आंदोलन नहीं करती, बात यहीं पर क्या हो जाती, समाप्त हो जाती। वो राजा भी बने रहते, और राजा बनने के साथ साथ संविधान के अंतर्गत क्या होता, शासन व्यवस्था भी होता है। लेकिन ये जो है कि क्या करते हैं, जनता की मांग को यानी उदारवादियों की मांग को ठुकरा देते हैं, और ठुकराने का परिणाम तो अब यही है कि दोनों के बीच में क्या होगा, संघर्ष होगा, क्योंकि उदारवादी लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि अब वे लोग जाग चुके हैं, राष्ट्र प्रेम की भावना उन लोगों में जाग चुकी है, और वो लोग सत्ता का परिवर्तन करना चाहते हैं। तो ये लोग अब क्रांति लाएंगे, और ये राजा जो है क्या करेगा, इन क्रांतिकारियों का दमन करना चाहेगा, यानी कि दोनों तरफ से क्या होगा, शक्ति का प्रदर्शन होगा, और जो जीतेंगे तो वही जो है कि फिर क्या करेंगे, सत्ता में परिवर्तन करेंगे। तो क्या होता है, विलियम क्या करते हैं कि जब ठुकरा देते हैं इस मांग को, और जनता जो है यानी उदारवादी लोग जब संघर्ष करने लगते हैं, तो ये जो है क्या करते हैं कि अन्य पड़ोसी राज्य के राजाओं से ये बात करते हैं, और उन सभी की सैन्य शक्तियों को मिलाकर इन लोगों का, उदारवादियों का क्या करते हैं, दमन करते हैं, और सकल जर्मन असेंबली जो कि उदारवादियों के द्वारा बनाई गई थी, इस चीज को भंग कर देते हैं। और जब भंग कर देते हैं तो परिणाम क्या होता है कि क्या भंग कर देने के बाद जर्मन में जो उदारवादी लोग आंदोलन कर रहे थे जर्मनी में, तो वे चुप हो जाएंगे, अब आंदोलन नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं, इतना होने के बाद भी उदारवादियों का जो है जर्मनी में जो आंदोलन कर रहे थे उनका जो है हौसला टूटता नहीं है, वो संघर्ष निरंतर जो है कि करते रहते हैं, और इस प्रक्रिया में क्या होती है, दोनों के बीच में संघर्ष शुरू होता है, यानी कि उदारवादी के बीच में और जर्मनी के जो राजा विलियम थे उनके बीच में संघर्ष चलता रहता है। कभी उदारवादी लोग अपनी शक्तियों के द्वारा विलियम का विद्रोह करते हैं, तो फ्रेडरिक विलियम उन उदारवादियों की क्रांतियों का दमन करते हैं, फिर ये जो है कि क्या करते हैं, उदारवादी लोग क्रांति करते हैं, और राजा जो है उस क्रांति का दमन करते हैं, और यही प्रक्रियाएं चलती रहती है। और काफी उथल पुथल के बाद जो है कि क्या होता है, फ्रांस में जो है कि क्या होता है, वो जो है कि फिर से जो है कि मतलब कि एक नया शासन व्यवस्था जो है कि मतलब कायम होती है। और अंततः क्या होगा कि इस संघर्ष के बाद जो है कि मजबूर हो जाएंगे ये रूढ़िवादी लोग, और वही लोग एक नए तरीके से क्या लाएंगे, जर्मनी में राष्ट्रवाद लाएंगे। तो हम आगे देखते हैं कि आगे किस प्रकार जर्मनी में जो है कि सत्ता का परिवर्तन कर एक नए तरीके से शासन व्यवस्था को कायम किया गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अभी तक हम लोग क्या देखे, अभी तक हम लोग देखे कि स्थिति अब जर्मनी में क्या बनी है। जर्मनी की स्थिति अभी क्या है, उदारवादी वर्सेस जर्मनी के राजा फ्रेडरिक विलियम। उदारवादी लोग क्या करते हैं, क्रांति करते हैं या आंदोलन करते हैं, और फ्रेडरिक विलियम क्या करते हैं, दमन करते हैं। यानी कि संघर्ष इस प्रकार चलती है, उदारवादी लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, और फ्रेडरिक विलियम जो है कि इस आंदोलन का क्या करेंगे, दमन करेंगे।
और ये उथल पुथल जो है ये लगातार चलते रहता है। और ये स्थिति चलते चलते आखिर ये फ्रेडरिक विलियम है, इनके मन में भी ये डर हो जाता है कि फ्रांस में यही उथल पुथल होते होते यहाँ की सत्ता जो है अचानक क्या हुई, बहुत परिवर्तित हो गई और फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। तो कहीं ये ऐसा ही हमारे राज्य में न हो जाए, इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि ये खुद ही जो है रूढ़िवादी लोग ये क्या करते हैं कि जर्मनी में राष्ट्रवाद लाते हैं। अब क्या कहते हैं कि बहुत लंबे संघर्ष के बाद, बहुत लंबे संघर्ष के बाद जर्मनी में रूढ़िवादी लोग राष्ट्रवाद लाते हैं। क्योंकि इस संघर्ष में वहाँ के राजा को और रूढ़िवादियों की समझ में एक चीज़ आ गई कि चूंकि उदारवादी लोग काफ़ी जाग चुके हैं और वो लोग फ्रांस का परिणाम वो लोग देख चुके थे कि फ्रांस में भी इसी तरह संघर्ष चलते चलते एक दिन वहाँ भी लोकतंत्र स्थापित हो जाता है। तो अंततः इन लोगों के मन में भी भय हो गया कि आखिर अगर ये लोग, अगर उदारवादी लोग जीत जाते हैं, क्योंकि ये लोग मानने वाले नहीं है, निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारी सत्ता चली जाएगी और हमारे राज्य में भी लोकतंत्र स्थापित होगा। तो अब ये लोग क्या करते हैं, रूढ़िवादी लोग अपनी सोच को बदल देते हैं और बदल कर वो क्या करते हैं कि जनता को ये समझाते हैं कि चलो हम ही राष्ट्रवाद लाते हैं, तुम लोग क्यों आंदोलन कर रहे हो, हम ही जर्मनी की रूपरेखा, यहाँ की शासन व्यवस्था को क्या करेंगे, बदलते हैं और एक नई तरीके से शासन व्यवस्था को हम लोग क्या करेंगे, कायम करेंगे। तो चलिए अब देखेंगे हम लोग जर्मनी में किस प्रकार जो है कि यहाँ एकीकरण होता है और जर्मनी में सत्ता का परिवर्तन किस प्रकार होता है और जर्मनी किस प्रकार संचालित होगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखिए हम लोग अब देखते हैं जर्मनी का एकीकरण। क्योंकि पहले आपको बता चुके हैं कि जर्मनी जो था वो क्या था, वो 39 परिसंघों में बटा हुआ था, यानी कि जर्मनी के छोटे छोटे भूभाग पर कई राजा जो है कि वहाँ क्या कर रहे थे, राज्य कर रहे थे। तो कई राजा राज्य करेंगे तो हो सकता है कि कहीं का राजा जो है किसी छोटे भूभाग का वो काफी शक्तिशाली हो, क्योंकि हर किसी की शक्तियां तो एक जैसी नहीं रहेंगी, कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा तो कोई बहुत क्या होगा, कमजोर भी होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो था एक पर्सिया था, यहाँ प्रोसिया। तो यहाँ जो था ये क्या था, ये जो है कि सबसे ताकतवर था, यानी कि यहाँ के राजा जो थे ये जो थे सबसे ताकतवर थे। और यहाँ का सीएम जो था ये कौन था, बिस्मार्क था। प्रूसिया जो था ये ताकतवर था और यहाँ के सीएम जो थे ये कौन थे, ऑटोमन बिस्मार्क थे। और आप देखें कि यही बिस्मार्क जो हैं जर्मनी का क्या करते हैं, एकीकरण करते हैं। इन्हीं को विल्हेम जो है कि ऑफर देते हैं कि तुम जर्मनी का क्या करो, एकीकरण करो। और दूसरा क्या था कि दूसरा हिस्सा जो था ऑस्ट्रिया था, एक और हिस्सा इसका था ऑस्ट्रिया। प्रूसिया जो था सबसे ताकतवर था और दूसरा जो है कि क्या था, ऑस्ट्रिया था। और जर्मनी का ज्यादातर हिस्सा जो था वो किसके पास था, तो ऑस्ट्रिया के पास था। यानी जर्मनी का ज्यादातर हिस्सा, हिस्सा यानी कि जमीन, ऑस्ट्रिया के पास था। अब देखिए, चूंकि ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर जो है कि बहुत ही बड़ा था, तो जर्मनी के कुछ साम्राज्य पे ये लोग कब्जा कर चुके थे, कुछ जमीनों पर इन लोगों का अधिकार था ऑस्ट्रिया हंगेरी वालों का। तो अब जो है कि जर्मनी की एकीकरण की जब मांग शुरू हुई, तो अब क्या होगा कि ये लोग जो है कि इन हिस्सों पर जर्मनी का जो जमीन है, इस जमीन को ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जो है कि वापस जो है कि लाना चाहेंगे, क्योंकि जर्मनी को अब क्या करना है, एकीकृत करना है और इसके लिए क्या होगा, युद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या था उस समय, जर्मनी 39 परिसंघों में, जर्मनी 39 परिसंघों में बटा हुआ था।
यहाँ बता चुके थे कि जर्मनी जो है कि क्या था 39 परिसंघ में बटा हुआ था, यानी कि छोटे-छोटे राज्य कह रहे थे, जिसमें कि सबसे ताकतवर जो था प्रूसिया था। यहाँ के मुख्यमंत्री जो थे, सीएम जो थे, ऑटो मन बिस्मार्क थे और एक ऑस्ट्रिया था, जिसके पास जर्मनी का ज़्यादातर हिस्सा इसके कब्जे में था, ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। तो जब एकीकरण करना होगा तो ऑस्ट्रिया के हिस्से में जो ज़मीनें हथियाए हुए हैं, तो उसको क्या करना होगा, वापस लेना होगा और वापस लेने के लिए क्या होगा, अब युद्ध किया जाएगा। तो अब देखिए क्या होता है, ये काम जो है कि किसको मिलता है, जर्मनी का एकीकरण का काम किसको मिलता है, तो ऑटो मन बिस्मार्क को मिलता है। जर्मनी का एकीकरण का काम किसको मिलता है, तो बिस्मार्क को मिलता है। और इन क्षेत्रों को अपने में मिलाने के लिए ये क्या करते हैं कि 3 युद्ध करते हैं। इसके लिए क्या होता है कि 3 युद्ध होता है और 3 युद्ध किसके-किसके साथ होता है, तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ होता है। किसके-किसके साथ होता है, तो ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। इन 3 राज्यों के साथ ऑटो मन बिस्मार्क जो है क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, क्योंकि जर्मनी की ज़मीन जो इन लोगों के कब्जे में चली गई थी, उनको वापस लाना था। क्योंकि हम लोग देखे थे फ्रांस का साम्राज्य विस्तार जब हो रहा था, तो जर्मनी का कुछ हिस्सा भी फ्रांस के हिस्से में चला गया था। उसी तरह जर्मनी की कुछ ज़मीन डेनमार्क के हिस्से में चली गई थी और कुछ ज़मीन पे ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर का शासन हो गया था। तो अब जर्मन राष्ट्र को एकीकृत करने की जब मांग की गई और ऑटो मन बिस्मार्क को जब इसको एकीकृत करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने इसके लिए 3 युद्ध किए। ये 3 युद्ध किसके-किसके साथ किया गया, तो ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ किया गया और जो है कि पर्शिया के राजा विलियम को जर्मनी का बादशाह घोषित किया गया। और अंततः परिणाम क्या हुआ कि ये सारी ज़मीनें जो है कि क्या हो गई, जर्मनी के हिस्से में आ गई और जर्मनी के हिस्से में आने के बाद जर्मनी राष्ट्र का क्या हुआ, एकीकरण हो गया और एकीकरण होने के बाद प्रूसिया के राजा को जर्मनी का बादशाह घोषित किया गया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जर्मनी में किस प्रकार जो है एक नया परिवर्तन हुआ, यानी कि राजा तो ये बने, लेकिन विलियम बने राजा, लेकिन जो है कि क्या हुआ कि जो है कि अब संवैधानिक राजतंत्र जो है कि जर्मनी में क्या हो गया, ये जो है कि कायम हो गया। यानी कि जर्मनी में भी देखते हैं कि जब वहाँ की भी जनता जब जाग जाती है और क्रांति लाती है, तो आखिर वहाँ के भी राजा को झुकना पड़ता है। और हाँ, यहाँ चूँकि स्थितियाँ जो हैं कि थोड़ी-सी अलग थी फ्रांस से, क्योंकि फ्रांस में उदारवादियों के द्वारा निरंतर क्रांति करने का परिणाम ही था कि वहाँ जो है कि लोकतंत्र स्थापित हुआ। क्योंकि वहाँ राजा खुद से फ्रांस का राजा खुद से फ्रांस में जो है कि सत्ता परिवर्तन कर या नए संविधान का निर्माण कर राष्ट्र का निर्माण नहीं किया। लेकिन जर्मनी की स्थिति थोड़ी-सी अलग थी। यहाँ पर क्या था कि यहाँ के उदारवादी लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जब जाग जाती है, तो जागने के बाद ये राजा के खिलाफ आंदोलन करने लगते हैं और आंदोलन करके यहाँ खुद ही संविधान तैयार करते हैं, कुछ चुने हुए प्रतिनिधि लोग, और उसके बाद ये ऑफर विलियम को देते हैं, लेकिन वो जब ठुकरा देते हैं और ठुकराने के बाद संघर्ष जब निरंतर चलता है, तो उदारवादी लोग विद्रोह करते हैं और विलियम जो है उसको दबाते हैं। लेकिन उनको भी ये चीज़ समझ में आ जाती है कि कहीं हमारे यहाँ भी फ्रांस वाली स्थिति ना हो जाए, तो चूँकि उनको राजतंत्र भी कायम रखना था, तो वो क्या करते हैं कि अब हम ही राष्ट्रवाद लेके आएँगे और वो राष्ट्रवाद की एक नई भूमिका, एक नई रूपरेखा तैयार करते हैं, जिसके तहत वो पूरे जर्मनी को एकीकृत करवाने के लिए बिस्मार्क को कहते हैं कि तुम जर्मनी का पूरी तरह से जो है कि जो भी हमारी ज़मीनें दूसरे राज्यों के पास हैं, उसको जर्मनी परिसंघ में क्या करो, मिलाओ। तो इसके लिए देखें कि जर्मनी 39 छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था और यहाँ प्रूसिया का सीएम जो बिस्मार्क था, तो इसी को ये कहा गया कि पूरा जो है कि जर्मनी को क्या करना है, एकीकृत करना है। तो युद्ध, लौ एवं रक्त नीति के कारण जो है कि ये संभव हो पाया कि जर्मनी साम्राज्य का निर्माण जो है कि हुआ और फिर जो है कि जर्मनी साम्राज्य का निर्माण हो जाता है। जब जर्मनी की सारी ज़मीनें जब इसके पास आ जाती हैं, तो वहाँ का बादशाह जो है कि किसको किया जाता है, प्रूसिया के राजा को, और यानी प्रूसिया के राजा जो थे वही जो है कि वहाँ जर्मनी का क्या होते हैं, वहाँ का राजा एक बार फिर बनते हैं। चलिए अब अगले क्लास में और भी राज्यों के बारे में देखेंगे कि इटली का जो है कि कैसे एकीकरण हुआ, इस चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।